बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर इंटरव्यू सेशन में एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जो मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपकी मेरी हम सब की बहुत महबूब शख्सियत और बहुत बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगू करती हैं। आप माइंड साइंस ट्रेनर हैं आप, और इसके अलावा बड़े ज़बरदस्त अंदाज में स्टूडेंट्स को गाइड करती हैं कि अपनी मेंटल हेल्थ को वो कैसे सिक्योर कर सकते हैं, अपनी ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में अपनी तमाम तर इन चीज़ों को लेके चल रही हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं नबीला प्राचा साहबा। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने आज हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे दरमियान आप मौजूद हैं। इंतहाई आपके वक्त का शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे यहाँ पे चांस दिया कि मैं लोगों को बता सकूं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन या नॉलेज या एक्सपर्टीज हैं उनको लोगों के साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू। जी मिस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मिस, आज प्रोग्राम जो है वो इसी ताल्लुक से हमने डिज़ाइन किया है कि हम जान सकें कि माइंड साइंस ट्रेनर किस तरीके से स्टूडेंट्स को गाइड करता है, किस अंदाज में क्लाइंट्स को डील करता है। और हम आगाज में आपसे ये डिस्कस करना चाहेंगे कि माइंड साइंस क्या चीज़ है, ये कौन सी साइंस है, और इस साइंस का बेनिफिट क्या है एक क्लाइंट के लिए, और जब वो सीख जाता है इन चीज़ों को, किस तरीके से ये चीज़ें हेल्प आउट करती हैं उसकी पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी ओवर थिंकिंग, एनजाइटी, स्ट्रेस और बाकी जो डिजीज़ हैं जिनका ताल्लुक जो है वो हमारे मेंटल हेल्थ के साथ है, तो उन तमाम तर चीज़ों को किस अंदाज में हेल्प आउट करती है। तो आगाज में पहले ये बताइएगा, माइंड साइंस क्या चीज़ है? आपने एक साथ काफी सारे क्वेश्चन कर दिए, लेकिन स्टेप वाइज हम उनका आंसर करेंगे। जी बिल्कुल। माइंड साइंसेस, जैसे कि माइंड के नाम से आपको पता है, समझ आ रही है कि माइंड तो दो, एक माइंड होता है, एक ब्रेन होता है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर। थोड़ा सा लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूं कि किस तरह से ब्रेन कैसे काम करता है, माइंड कैसे काम करता है। तो ब्रेन तो हमारा जैसे कि साइंटिफिकली वर्क कर रहा होता है, उसमें जितने भी फंक्शंस है वो तो एक और अलग मतलब एक बहस है कि वो किस तरह से करते हैं। बट उसमें हमारी सारी जो प्रोग्रामिंग हो रही होती है, जो वहां से हमारी चीजें ट्रांसफर हो रही होती है, वो हमारे माइंड में होती है। और माइंड में हर चीज, जैसे आप कंप्यूटर में, ब्रेन को भी एक तरह का कंप्यूटर ही जाहिर कहा जाता है। जिस अंदाज में सीपीयू को, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसको ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर का, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बहुत अच्छी एग्जांपल दी आपने कि जो फिजिकल अपीयरेंस है हमारे दिमाग की, जो हमें नजर आता है, वो हार्डवेयर है, और इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है जो हमारी तमाम तर नर्व्स जो है वो तमाम हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रही होती हैं। तो इसी चीज को कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, ऐसे ही आपने इसको डिटेल से बता दिया। आगे मैं फर्दर यही बता रही हूँ कि हमारे माइंड में जिस तरह से वो बन जाते हैं, एक प्रोग्रामिंग हो जाती है ना, जब ब्रेन के थ्रू उसके अंदर मैसेजेस, इमेजेस के जरिए जिस तरह से भी जाते हैं हमारी सराउंडिंग में, या सारी जो भी बच्चों की एक ग्रोथ का एक प्रोसेस होता है उसके दौरान, तो वो उसके हमारे माइंड में इमेजेस वो सारे उस तरह से प्रोग्रामिंग हो जाती है। और वो जिस तरह एक विंडो करप्ट हो जाती है कंप्यूटर की भी, तो उसको फिर चेंज किया जाता है या उसको दोबारा से रीप्रोग्राम किया जाता है। तो माइंड का भी यही काम है जो माइंड साइंसेस में हम लोग करते हैं। वो माइंड साइंसेस में यही करते हैं कि उसको सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है, रीप्रोग्रामिंग की जाती है, रीवायरिंग भी इसको कहते हैं। तो उससे फिर ये चीजें सारी जो है ना वो ग्रेजुअली सेटल डाउन होती हैं बॉडी की, माइंड की, क्योंकि सारा फंक्शन जो है वो इंटरकनेक्टेड ही होता है ब्रेन का और माइंड का। अब इसमें है तो ये अलग अलग चीजें, बट ये एक दूसरे पे बिल्कुल 100% अफेक्ट कर रही है। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन। जी, आपने यहाँ पे माइंड साइंस को बहुत बेहतरीन अंदाज में डिफाइन भी किया हमारी ऑडियंस के लिए। मैं मज़ीद ये पूछना चाहूँगा, आपने बात की कि जो हमारा माइंड है इसमें नर्व्स हैं और इसमें एक सिस्टम है जो सॉफ्टवेयर की फॉर्म में एक काम कर रहा होता है। डिफरेंट इमेजेस जो हम देखते हैं, या डिफरेंट साउंड्स जो हम सुनते हैं, या डिफरेंट एक्शंस जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो हमारा माइंड ही हमारी बॉडी को जो है वो इस तरफ गामजन करता है कि कौन सा एक्शन हम कब परफॉर्म करें। जैसे मिसाल के तौर पे हम देखते हैं हम रूटीन में कि जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी जो है, हमारा जो माइंड है वो हमारे पाँव को जो है वो इस चीज़ की इजाज़त दे रहा होता है, बल्कि इस चीज़ की मुतहरिक कर रहा होता है कि आपने ये एक्ट करना है। तो ये चीज़ तो जो है बहुत कॉमन चीज़ है और हर इंसान ही इस चीज़ को जो है यूटिलाइज कर रहा होता है। अब मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि एक माइंड साइंस ट्रेनर है,
वो कैसे जानता है और किस तरीके से आइडेंटिफाई करता है कि एक पर्सन है वो स्पेसिफिकली किस डिजीज में मुब्तला है? क्योंकि आमतौर पे जो माइंड साइंस ट्रेनर के बारे में हम जानते हैं या देखते हैं, आप मेडिसिन से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, आप जस्ट डिस्कशंस करते हैं क्लाइंट्स के साथ, या उनको उनके डिस्कशन के थ्रू ही आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि कौन सी डिजीजेज हैं। तो इस चीज को अगर आप इलेबोरेट कर सकें। बिल्कुल, इसमें जैसे लोग आते हैं मोस्टली, हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो मेडिसिन छोड़ना चाह रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि वो मेडिसिन ले रहे होते हैं और वो मेडिसिन छोड़ना चाह रहे होते हैं, क्योंकि वो मेडिसिन का कोई लॉन्ग बहुत फॉर द लॉन्ग टाइम को लेनी पड़ती है और उसे फेड अप भी हो जाते हैं। उससे एक ये चीज होती है कि आप मेडिसिन से आप उस चीज को उसको इम्प्रूव नहीं कर रहे होते, बल्कि उसको जस्ट शट डाउन कर देते हैं ताकि वो चीज वहीं पे स्टॉप हो जाए। मींस आपका कहने का मतलब ये है कि मेडिसिन जब हम लेते हैं तो उससे डिजीज क्योर नहीं हो रहा होता, जस्ट वो डिजीज वहीं पे स्टिल जो है वो रिटेन रहता है, जस्ट आप अपने आप को रिलैक्स कर रहे होते हैं या अपनी पेन को ओवरकम कर रहे होते हैं। बिल्कुल, वो ऐसे ही है, क्योंकि साइकेट्रिस्ट, अब मैं ये नहीं कह रही कि मैं किसी के अगेंस्ट को बात कर रही हूँ, बट मेडिसिन के बगैर हम लोग ये नहीं कहते मेडिसिन ना लें। हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं मेडिसिन भी ले रहे होते हैं, बट साथ साथ वो अपने आप को जो एक नेचुरल वे में हम उनको बताते हैं कि अपने नेचुरल वे में अपने हार्मोन्स को कैसे बैलेंस करना है और वो किस तरह से। तो मेडिसिन भी एकदम से कोई नहीं छोड़ता, क्योंकि उससे फिर और ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। और फिर आप लोगों को भी पता होगा कि मेडिसिन से कितने ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। आप मतलब सिर्फ रिलैक्स करने के लिए होती है, वो रूट कॉज से नहीं उसको खत्म करती है। अब किसी को चाइल्डहुड ट्रॉमा है या किसी को फॉर एग्जांपल सेक्सुअल अब्यूज का इशू है, क्योंकि ये केसेस लोग डिस्कस भी नहीं करते किसी के साथ, तो वो मेडिसिन अगर उसको कोई बाकी पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वो मेडिसिन लेगा, साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा, वो उसको मेडिसिन देगा रिलैक्स करने के लिए, जो उसके ब्रेन को वक्ती तौर पे वो उसका ट्रॉमा तो नहीं वो खत्म कर सकता ना। लव फॉरगेटनेस की कोई मेडिसिन है मार्केट में कि जिससे इंसान भूल जाए किसी चीज को, वो जस्ट रिलैक्स करने के लिए होती है। तो इसमें हम फिर ये करते हैं कि उनका हम जो प्रॉब्लम है ना उनकी बचपन से, या जिस प्रॉब्लम की वजह से उनको ये इश्यूज आ रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी में, उसको ट्रिगर आउट करते हैं, उसको सॉर्ट आउट करते हैं कि ये कहाँ से ये चीज चल रही है। फिर वहां से सारी जो भी उसकी जड़ है, जो भी उसकी रीजन है, उसको फिर हम लोग रिमूव करते हैं या उसको उसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम कर देते हैं ताकि उसकी पर्सनालिटी पे उसका कोई असर ना रहे। तो इस तरह से फिर इसमें डिफरेंट थेरेपीज होती हैं जो कि जिसके जरिए इसको किया जाता है। वो हम देख लेते हैं कि किस पर्सन को कौन सी कितनी नीड है किस सेशन की, किस थेरेपी की, तो उसके अकॉर्डिंग नीड्स को, ये मेरा अपना मतलब तरीका कार है। बाकी लोग किस तरह से करते हैं आई डोंट नो, हर एक ने अपनी ही बनाई होती है कि किस तरह से किसी को सही लग रहा होता है वो उस तरह से कर रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। और आपका इस फील्ड में एक तवील एक्सपीरियंस है और एक जानी मानी शख्सियत हैं आप इस फील्ड के हवाले से पाकिस्तान में, और बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में जो नताइज हैं वो भी आ चुके हैं, बहुत से क्लाइंट्स को आप डील कर चुके हैं। मज़ीद में ये जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ ये है कि आपने यहाँ बात की कि इंसान जो है उसकी जो थॉट्स हैं या उसकी जो थिंकिंग है, इंसान जिस अंदाज में सोचता है वो उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो रहा होता है। तो ये चीज़ बताइएगा कि हमारी जो थॉट्स हैं, क्या आमतौर पे हम ये देखते हैं कि एक डिजीज़ है, अगर आपको कोई मेडिकल अनफिटनेस है किसी भी चीज़ के हवाले से और उसको आप क्योर करते हैं तो वो चीज़ तो ठीक है जिस्मानी ट्रीटमेंट के हवाले से, लेकिन ये मेंटली तौर पे आप डिस्टर्ब हैं या इस तरह की चीज़ें आमतौर पे क्लाइंट्स जो हैं या हम किसी से डिस्कस भी नहीं कर पा रहे होते हैं, तो इस फुकदान को आप कैसा देखती हैं? क्या इसकी वजह से, और जैसे ऑटिज्म का जो मर्ज है पाकिस्तान में अब बढ़ता चला जा रहा है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं इसका शिकार हैं, एजुकेशन भी होती है लेकिन ऑटिज्म की वजह से जो है वो एक्टिविटीज़ प्रॉपर परफॉर्म नहीं करते हैं, तो इन तमाम तर चीज़ों को सोसाइटी में कैसा देखती हैं? और क्या माइंड साइंस ट्रेनर्स के हवाले से जो ट्रीटमेंट्स आपने डिस्कस किए इनकी अवेयरनेस जो है वो पब्लिक में बहुत कॉमन होती चली जा रही है या इसका भी फुकदान आपको नजर आता है? देखिए, एक तो ऑटिज्म का आपने जिक्र किया, ये थोड़ी मतलब
हटके थोड़ी है ये बीमारी डिसऑर्डर जो है। तो ये यहाँ हमारे यहाँ इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि चाइल्डहुड से ही पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम है, और पेरेंट्स को पता नहीं होता, वो इग्नोर कर देते हैं। तो बच्चा फिर जैसे बड़ा होता है, अब तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट आ गए हैं इसके लिए ना। और बाकी आपने ये कहा कि इसका हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक सवाल आपने किया कि क्वेश्चन ये था कि हमारी थॉट का हमारे कैसे असर होता है। मतलब अब एंजाइटी की, अगर मेरे पास एक क्लाइंट आई अभी रिसेंटली ही, तो उसने मुझे मतलब ये कहा कि मैंने ये किसी डॉक्टर ने उसे कह दिया कि शायद उसको शिज़ोफ्रेनिया का कोई वो है। तो वो बार बार मतलब डॉक्टर ने से पूछा कि तुम्हें कुछ ऐसी आवाजें आती है इस तरह से। तो वो कहते हैं कि जब मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे आवाजें आना शुरू हो गई, यानी कि उसे अपने माइंड में ये बना लिया कि मुझे वो बीमारी है, तो उसको वैसा ही होना शुरू हो गया। और ये बिल्कुल हकीकत है, आप अपना भी सोच लें। एक आम सी बात है कि अगर हम सोचते हैं कि हमारे सर में दर्द है और हम उसी चीज को बार बार दोहराते जाएं, उसको उसी पे फोकस करते जाएं कि सर में हमें हेडेक हो रही है, हमारे पेन हो रहा है, हमारे दर्द हो रहा है, तो आपकी वो चीज बढ़ जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, हम उसके प्रॉब्लम के बजाय फोकस करते हैं सोल्यूशन पे कि आपने इसका सोल्यूशन क्या है। यानी कि आप बीमारी को बार बार ना हाईलाइट करें, आप ये सोचें कि मैंने इसका फर्दर क्या करना है। या एक और अफर्मेशन, इसमें हम ज्यादा अफर्मेशन के जरिए करवाते हैं, वो आपके फिर पैटर्न बन जाता है आपके माइंड में ना। जब हम अफर्मेशन करते हैं या कोई भी बात बार बार रिपीट करते हैं तो वो एक पैटर्न बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कैट्स हैं या पेट्स जो होते हैं, जब उनको ट्रेन किया जाता है तो उनको एक ट्रेनिंग का ये से गुजारा जाता है। जैसे साइकोलॉजी में भी एक्सपेरिमेंट होते हैं ये, तो वो एक उनका माइंड में पैटर्न बन जाता है, उनको कोई लर्निंग नहीं होती। तो इसी तरह हमारे भी माइंड में ये चीज एक इमेज बन जाता है कि मैं ठीक हूँ या मैं बीमार हूँ। तो जितना आप उसको रिपीट करेंगे, जितना आप उसको दोहराएंगे, वो उतनी ही चीज उसी तरह नतीजे हैं वो आपको मिलेंगे। और बड़ी ही जबरदस्त आपने यहाँ बात की कि आम रूटीन में हम जब देखते हैं कि हम जब किसी भी चीज़ को ओवर थिंक कर रहे होते हैं, जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल भी दी कि हम अपने आप को जस्ट ये कंसिडर करें कि मेरे पेट में या मेरे सर में दर्द है, और इस चीज़ को जस्ट आप अपने माइंड को जब पैगाम देते हैं तो वो चीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप देखें कि हमारी थॉट्स का कितना कंट्रोल है हमारी बॉडी के ऊपर। और आमतौर पे बहुत सी रिसर्चेस भी हम देखते हैं। एक रिसर्च की गई जिसके अंदर एक क्लाइंट को कहा गया कि आपको जो सज़ा है, आपकी सजाए मौत जो है वो अदालत की तरफ से हो चुकी है, और जस्ट एक रिसर्च करने के लिए जो है वो उसको कहा गया, उसको बतलाया गया कि आपकी जो डेथ है वो सांप के काटने से होगी। तो अब जो वो पर्सन था वो पूरी रात इसी कश्मकश में और इसी सोच में जो है वो उसने गुजार दी कि मेरी जो डेथ है वो सांप के काटने से होगी। और जब सुबह होती है तो उसको जस्ट एक सुई के जरिए जो है वो एक सुई जो है वो उसकी बॉडी में पेनिट्रेट की जाती है और उसकी डेथ हो जाती है, मीन उसके खौफ की वजह से। और रिसर्च ने ये साबित किया कि बाद में जब रिजल्ट्स निकाले गए तो ये पता चला कि उसका जो सांप का जहर था वो उसकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर चुका हुआ था, हालांकि कोई भी ऐसी रियलिटी मौजूद नहीं थी। तो इंसान की जो थॉट है, इंसान की जो जिस अंदाज में सोचता है, इंसान के साथ वही अमल जो है वो सामने आ रहा होता है। और यही वो चीज़ है जो माइंड साइंस ट्रेनर्स हमें जो है वो गाइड कर रहे होते हैं कि अपने थॉट्स को हम कैसे कंट्रोल करें। तो मिस, अगला जो सवाल मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कि एक कॉमन प्रैक्टिस है, हर इंसान जो है वो एक वक्त में बहुत से थॉट्स जो है वो अपने माइंड में रखता है। एक ही लम्हे डिफरेंट चीज़ों के साथ वो डील कर रहा होता है, एक जंग लड़ रहा होता है अपने दिमाग के अंदर कि किस अंदाज में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है उसने फ्यूचर में परफॉर्म करनी है, और फ्यूचर थिंकिंग हम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो जस्ट कोई ऐसी थेरेपी अगर आप हमारी ऑडियंस के लिए शेयर कर सकें माइंड को रिलैक्स करने के लिए, जिसके जरिए हम अपनी थॉट्स को मिनिमम जो है वो मॉनिटर कर सकें और अपनी थॉट्स को जो है वो आइडेंटिफाई करने के बाद ये चीज़ देख सकें कि हमें वही सोचना है जो हम चाहते हैं। तो इस हवाले से अगर आप फोकस के हवाले से थॉट्स को फोकस कैसे करेंगे बता सकें। जी, जैसे कि थेरेपीज का मैंने आपको बताया, हर मतलब मुख्तलिफ थेरेपीज होती हैं इसमें, हर प्रॉब्लम के लिए, हर सोल्यूशन के लिए। तो जो आप बात कर रहे हैं उसके लिए जो हम लोग करवाते हैं वो मतलब मैं जो करती हूँ वो मेडिटेशन होती है। मेडिटेशन जैसा कि योगा एक प्रैक्टिस है, एक लाइफस्टाइल है, आपको भी पता है। तो उसके बाद आई थिंक मुझे नहीं पता कि सारे ये लोग इस प्रैक्टिस को यूज करते हैं कि नहीं, बट हम लोग इसको जरूर यूज करते हैं योगा के बाद भी, और सेपरेटली भी इसको एक थेरेपी के तौर पे मेडिटेशन को। तो जो जैसे कि आपने बताया कि मैं भी वही बात आगे इसको इंक्रीज करती हूँ कि 60,000 तक पर डे हमारी थॉट्स होती हैं। इतनी ज्यादा थॉट्स आती हैं, और उसमें
कोई एक भी थॉट ऐसी नहीं होगी जो हमारे किसी यूज की हो, बिल्कुल यूजलेस होती है। बिल्कुल ठीक है। तो हमने क्या करना होता है जब हम जैसे मैं मेडिटेशन हिप्नोसिस के सारे सेशन को मिक्स करके अपना ही एक मतलब मैंने इसको वे में करती हूँ, तो उसमें हम बार बार यही सजेशन देते हैं, अफर्मेशन करते हैं एक लेवल पे ले जाके माइंड को, कि आपने जो मतलब वो करना चाह रहे थे, जो पॉजिटिव थिंकिंग है। और जब आप मेडिटेशन दो तरह की होती है ना, जब आप स्टिलनेस में रह के अपने ब्रेन को माइंड को कंट्रोल करते हैं मेडिटेशन के जरिए, और एक बिल्कुल एम्पटी माइंड के साथ आप बैठते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट डे तो कोई भी नहीं बैठ सकता, बार बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ती है। तो फिर आपका माइंड जो है वो आपके कंट्रोल में होता है और आपको पता होता है कि मैंने क्या चीज सोचनी है और क्या चीज नहीं सोचनी। आपने यहाँ और बात ये की कि थॉट्स को कंट्रोल करने का एक ही अंदाज है कि आप रिलैक्स बैठें और अपने माइंड को जो है वो एम्प्टी करें, अपने माइंड को खाली करें और जस्ट अपने आप को वक्त दें, अपनी थॉट्स को जो है वो एनालिसिस करें कि किस अंदाज में किन चीज़ों को थिंक आउट कर रहे हैं आप। और यही चीज़ें आगे जाके जब आप इन चीज़ों को फोकस करेंगे और रैपिडली ये अमल को करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप पूरा मेडिटेशन को बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म कर सकते हैं। और ये जो आपने यहाँ बात भी की ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और ये ऐसी एक प्रैक्टिस है जो हर इंसान को आज के दौर में एक नीड है। क्योंकि हम जब देखते हैं कि मुआशरे के अंदर एनजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ये जो मसाइल हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो नौजवान हैं, वो अपनी जवानियों के अंदर इन मसाइल का शिकार हैं और जिसकी वजह से वो मार्केट के अंदर या बाहर जब निकलते हैं तो प्रॉपरली जो है वो एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो कैसा देखती हैं कि आज मुआशरे के अंदर जो ओवर थिंकिंग है, एनजाइटी है, स्ट्रेस है, ये बढ़ता चला जा रहा है, इसके काजेस को कैसे देखती हैं आप? कौन से काजेस हैं और कौन इन काजेस को रिमूव आउट कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल, जैसे कि हम लोग ये इस चीज पे बिलीव है, हमारा सबका ही होगा कि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ज्यादा एनर्जीज दी हैं बेशक। और उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन हमारा यही माइंड है, हमारा यही दिमाग है, ब्रेन है, जिससे हम काम करते हैं। जब इसमें आपके क्रिएटिव माइंड के बजाय आप इसमें थॉट्स, एंग्जाइटी और दूसरी चीजें वो मतलब एक गंदगी भरी होती है, कचरा कह लें, गंदगी तो है लेकिन कचरा भरा होता है ना। तो फिर जब आप मेडिटेशन करते हैं और थेरेपीज करते हैं तो आप उसको रिमूव करते हैं, उस कचरे को या उस फजूल चीजों को जो आपके लिए यूजलेस है। बिल्कुल वही फजूल थॉट्स, मतलब वो कचरे वाली थॉट्स होती है ना, उसमें कोई फायदेमंद थॉट तो नहीं होती है। और फिर अपने क्रिएटिव माइंड को आप यूज करते हैं। दोनों जो लेफ्ट माइंड और राइट माइंड, दोनों को जब आप सिंक्रोनाइज होकर उसको यूज करते हैं तो वो आपके लिए बहुत जबरदस्त ख्यालात भी लाता है, आपके लिए इंट्यूशन भी लाता है, आपके लिए क्रिएटिविटी के आइडियाज भी लाता है। और आपको बहुत सी चीजें, जो लोग कहते हैं कि हम क्या करें, हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो इसलिए कि वो उस टेंशन में ही रहते हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर वो इस सोच के बजाय ये सोचे कि हम अपॉर्चुनिटी तलाश कहाँ से करें, हम कैसे लेके आए और हम उसके लिए कुछ, क्योंकि मैंने कुछ ये चीजें खुद पे अप्लाई की हुई है कि हर इंसान एक फेज से गुजरता है, कभी वो स्ट्रेस में चला जाता है, कभी वो पास्ट के मेमोरी में रहता है, कभी वो फ्यूचर के ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा। तो उन चीजों से अपने माइंड को निकाल के, जस्ट जैसे आपने पहले भी पूछा था कि कैसे करें नौजवान, तो वो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें, प्रेजेंट में रहें। प्रेजेंट में आपको पता है कि ब्रेथ वर्क के साथ ही रहा जाता है, ब्रीदिंग के साथ प्रेजेंट में रहें। तो जब वो प्रेजेंट में रहते हैं तो उनको बहुत सी चीजों की रिकॉग्नाइजेशन होती है कि ये है मेरे पास, और फिर वो उस पर कहीं डिप्रेस नहीं होते, उनको फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। और एंग्जाइटी के लिए तो फिर वही बात है कि आप जैसा अपने आप को सोच रहे हैं, जैसे आप अपने आप को सजेशन दे रहे हैं, और अल्लाह ताला भी कहते हैं कि जैसे तुम मुझसे गुमान रखोगे तुम्हें वैसा ही मिलेगा। तो सबसे पहले अपनी थॉट पे काम करें, अपनी सोच पे काम करें। आपने जो बात की, इसी बात से एक बात मुझे याद आती है कि एक बुजुर्ग से मैंने पूछा कि इंसान जो है वो खुशहाल कब होता है, तो बड़े ही मुस्कुराते अंदाज में उन्होंने इसी लफ्ज़ को रिपीट किया। कहते हैं इंसान खुशहाल में होता है, मीन्स के जो लम्हा प्रेजेंट है आपके पास उसी में आप खुश हैं। और बड़े दो लफ्ज़ में उन्होंने ऐसी बात की और मैं इस चीज़ को बाद में थिंक आउट करता रहा कि कितनी ज़बरदस्त और कितनी जामे अंदाज में उन्होंने एक बात बतला दी कि आज बहुत से मसाइल जो हैं वो हमारे क्या है कि हम फ्यूचर को सिक्योर करने के चक्कर में या फ्यूचर को सिक्योर देखने के चक्कर में अपने प्रेजेंट को ख़राब कर रहे होते हैं। इसी अंदाज में अपने माजी के थॉट्स को, माजी को बुलाने की बजाय हम अपने माजी को थिंक आउट करते रहते हैं और अपने हाल को भी जो है वो अच्छा नहीं कर रहे होते हैं। तो खुशहाल वही है जो हाल में है, जो प्रेजेंट
में है, और इंसान जब प्रेजेंट में रहता है और बेहतरीन अंदाज में अपने प्रेजेंट को में परफॉर्म करता है, क्योंकि जो प्रेजेंट है ये एक गिफ्ट है, क्योंकि जो फ्यूचर है वो तो यकीनी सी बात जब आएगा तो आएगा, जब आएगा हम होंगे या नहीं होंगे इसका हमें इल्म नहीं है, लेकिन आएगा तो आएगा। लेकिन जो प्रेजेंट है ये तो अभी लम्हा मौजूद है, इसके अंदर तो अभी हमारे पास एनर्जीज भी हैं, हमारे पास एफर्ट करने का एक वक्त भी है, और इसके अंदर हम बेहतरीन अंदाज में चीज़ों को कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये हमारी जो डिस्कशन है इसी अंदाज में जारी रहेगी। माइंड साइंस ट्रेनर नबीला प्राचा जो हैं वो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में तमाम तर चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया। और ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक से बाद हम उनसे जानेंगे कि सूरह रहमान थेरेपी क्या है। इस हवाले से बहुत से उनकी जो काविशें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और बड़े बेहतरीन अंदाज में सूरह रहमान थेरेपी जो है वो आप करवाती हैं। ये क्या है और ये किस अंदाज में की जाती हैं ये भी देखेंगे, और भी बहुत से सवालात जो है अभी हम ब्रेक के बाद उनसे करेंगे। इस वक्त एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात, और इसी प्रोग्राम में आपसे मिलते हैं। जी नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। हमारे दरमियान माइंड साइंस ट्रेनर नबीला प्राचा मौजूद हैं, और माइंड साइंस के हवाले से बड़े ज़बरदस्त अंदाज में बात कर रही हैं। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले भी मैंने बात की कि हम सूरह रहमान थेरेपी के हवाले से अगला क्वेश्चन उनसे करेंगे, किस अंदाज में ये करवाती हैं, और सूरह रहमान थेरेपी करवाने के बाद जो नताइज हैं या जो उनके जो कस्टमर्स ने उनको बतलाया वो क्या था, आगे इनसे जानते हैं। जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? जी जी जी, मिस ये बताइएगा सूरह रहमान थेरेपी क्या है और किस अंदाज में करते हैं, और हमारे ऑडियंस के लिए जो अमल है इसको रिपीट कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में अगर वो इस चीज को परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो आपकी इस वीडियो के थ्रू जो है वो इस चीज को जान सकें। जी बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ सूरह रहमान का, कि जिस तरह से आजकल आपने, अगर हम साइंटिफिकली इसको देखें ना, तो ये आजकल साउंड थेरेपी भी आ रही है। ठीक है, मैं उसको थोड़ा इस बैकग्राउंड से लेके आती हूँ। साउंड थेरेपी में डिफरेंट और रिलीजन से और कल्चर से चीजें आ रही हैं। तो जो सूरह रहमान की थेरेपी है, ये इसमें नो डाउट साउंड तो जाहिर नहीं है, बट ये इसमें कुछ ऐसी साइंटिफिकली भी प्रूवन हुआ है, इस पे एक्सपेरिमेंट हुए बाहर की दुनिया में, बहुत ज्यादा वेस्टर्न में। तो जो इसमें इसके अंदर ऐसी मतलब आपको वेव्स आती हैं, ऐसी आप फ्रीक्वेंसी है जो आपके ब्रेन के साथ बिल्कुल जाके टच होती है। और इसका मतलब मैं आपको खुद ये पर्सनली भी बता रही हूँ कि इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आप इसको कुरान जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने शफा बनाया है, और कुरान की हर आयत शफा है, और सूरह रहमान तो कुरान की जीनत है। तो मजीद बताइए कि किस अंदाज में करते हैं और इसका तरीक़ेकार क्या है? वही मैं बता रही हूँ कि वैसे तो आप कुरान मजीद को कहीं से भी पढ़ लें, वो आपके लिए शिफा है। सूरत फातिहा को देख लें, उसके बारे में भी यही कहा गया है। सूरह फातिहा का एक नाम सूरह शफा भी है। जी बिल्कुल, उसका शिफा भी है। उसके बारे में काफी सारे आप लेक्चर सुने तो आपको मिल जाएंगे। मतलब हमें जरूरत है, अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो वो सोल्यूशन निकाले। जस्ट मेरा ये मशवरा है कि ये नहीं कि मुझे ये मसला है, वो ये मसला है। आप सर्च करें, आप आज की दुनिया तो आपके सामने हर चीज मिनटों में खुल जाएगी। आपको डिफरेंट वे मिल जाएंगे उसके सोल्यूशन के, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल, और भी बहुत सारे वेज मिल जाएंगे। रूहानी आपकी बात से अल्लामा इकबाल का शेर याद आता है कि हम तो माइल बा करम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। कि आज मसाइल को अगर हम थिंक आउट करने के बजाय उनके हल की तरफ जो है वो चीज़ों को लेके चलें, और मसाइल को जो है वो सोल्व करने की तरफ चलें, तो यकीनन पूरा जहां है और क्यूरीज मौजूद हैं। दुनिया के अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल नहीं है। एक बड़ी ज़बरदस्त कोटेशन है कि कोई मसला उस वक्त तक मसला है जब उसको आप मसला बनाए रखते हैं। जब मसले को हल की तरफ लेके आते हैं तो यकीनन वो मसला नहीं रहता। तो आज सूरह रहमान थेरेपी हम सीखने जा रहे हैं मिस नबीला प्राचा से, और आइए इनसे जानते हैं कि, और ये बड़ी ज़बरदस्त एक थेरेपी है। प्रैक्टिकली बहुत से लोगों ने इसको किया और बहुत नताइज भी आए, और आज हमारे दरमियान ये मौजूद हैं मिस, और इन्हीं की प्रेजेंस से फ़ायदा उठाते हैं और इनसे जो है वो सीखते हैं। आइए इनकी तरफ बढ़ते हैं। जी, मैं आपको इसका बताती हूँ क्या तरीक़ाकार है। सूरह रहमान को आपने कारी बासत की आवाज़ में डाउनलोड कर लेना, कहीं से भी, एप्स भी होती हैं।
तो बगैर मुझसे ट्रांसलेशन के बताइएगा, आपने कारी बासित का यहाँ पे तस्करा किया, यकीनन मिस्र के एक अजीम कारी है और कुर्रा हजरात में इनका एक अजीम एक वकार है, एक मुकाम है और किरात को बहुत बेहतरीन अंदाज में ये पढ़ते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा, एक कारी बासित ही को हम सुनेंगे या किसी और को भी सुन सकते हैं? नहीं, जो सजेस्ट हुआ है ना, मतलब इसका अगर आप इसके पीछे से देखें, जो सजेशन इसकी है वो कारी बासित की है, क्योंकि उनकी आवाज में एक ऐसी है, वो वैसे तो मतलब उन्हीं का है कि उन्हीं की आवाज में आपने इसको सुनना है, बगैर आवाज में एक रिदम है और एक बहुत, हाँ जी, वो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत खुश हाँ कहानी उनको जो है वो अता की है और बड़ी अजीम किताब को एक प्यारे अंदाज में पढ़ते हैं जी। और फिर आपने उसको इसका ये तरीका है कि आपने आंखें बंद करके पूरे उसके साथ नियत के साथ और पूरे खलूस के साथ इसको सुनना है। इस तरह से नहीं सुनना जैसे आप बाकी भी, देखिए वज़ाइफ का असर क्यों नहीं होता, लोग कहते हैं हम वजीफे तो करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, तो असर इसलिए होता है कि आपने अपने आप को उसके साथ कनेक्ट करके वो करना होता है ना। कोई भी आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके अंदर वो चीज आनी चाहिए, बिल्कुल। तो इसमें आपने आंखें बंद करनी है, सुबह शाम और रात को, सुबह दोपहर और रात को, मतलब 3 टाइम। अगर टाइम नहीं है तो 1 टाइम, बेशक सुबह पढ़ लें या रात को पढ़ लें, सुन लें, सॉरी 2 टाइम निकाल लें या 3, ये जिस तरह से भी आपको 7 दिन तक आपने इसको सुनना है। और आंखें बंद करके आपने अपने आप को ऐसे फील करना है जैसे आप अल्लाह ताला के सामने मतलब मौजूद हैं, उसकी बारगाह में। और फिर उस वक्त इंसान की क्या कंडीशन होती है आप लोग खुद इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और आपने, क्योंकि इंसान है ना, वो घबरा जाता है, परेशान हो जाता है बीमारियों के, परेशानियों के मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। तो ये हर तरह के मसाइल का हल है। इसमें बीमारी के लिए, आपकी कोई प्रॉब्लम्स के लिए, आपको कोई भी इश्यूज हैं, आपको चैलेंजेस है लाइफ में, स्टडी के लिए अगर नहीं भी है कुछ तो वैसे भी सुन लें, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। तो उस पे आपने फिर इसको सुनना है और पास आपने आधा गिलास या फुल गिलास पानी का रख लेना है। ठीक है। जैसे ही ये तिलावत खत्म होगी तो आपने आंखें बंद रखनी है। जाहिर है पहले आंखें बंद होने की वजह ये होती है कि आपका एक कनेक्शन दूसरे उस चीज के साथ, फोकस है वो मेंटेन रहे। हाँ, क्योंकि फिर आंखें खोल के तो फिर आप इधर उधर देखते हैं ना। तो अब फिर आपने आंखें बंद किए हुए ही वो पानी को पी लेना है 3 दफा, अल्लाह अल्लाह कहकर, जैसे आप अपने दिल में अल्लाह को कह रहे हैं, थोड़ी आवाज में कह लेंगे दिल में, और 3 घूंट में वो पानी पीना है। और जैसे ही आप अल्लाह को मतलब वो पानी पीते हैं, उसकी वजह क्या होती है, कैसे असर करता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, मतलब इसकी कैसे आपको रीजन क्या है। तो आपने वो पी लेना, उसके बाद आप अपने काम कर ले जो भी आपने करना है। लेकिन दिल में ये यकीन होना चाहिए कि अगर देखिए, अगर आपको ये यकीन होगा ना, हो सकता है आपका वो मसला हल ना हो, मे बी, या कोई भी आप तस्बीह पढ़े या वजीफा करें, लेकिन जब आप अल्लाह के साथ कनेक्टेड होते हैं तो आपका ट्रस्ट भी बढ़ जाता है और आप उस चीज को इतने, जिसकी वजह से आपको और भी बीमारियां आ जाती हैं, किसी परेशानी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से बीमारियां आ सकती हैं, हो सकता है आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएं या अल्लाह के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन आपका मसला इसमें बहुत ज्यादा हद तक हल हो जाएगा। और आपको अगर बीमारी, इवन कि अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे ना जब, तो उसमें सारा कुछ लिखा होता है कि कैंसर, डिप्रेशन और मेंटल और फिजिकल हर तरह की प्रॉब्लम्स के लिए ये होता है, ये थेरेपी है। तो ये बाकायदा थेरेपी के नाम से इसको जाना जाता है जी। सूरह रहमान थेरेपी के हवाले से यहाँ पे आपने वाजिब एक बड़े जामे अंदाज में उसको डिस्कस भी किया और उसको इलेबोरेट किया कि किस अंदाज में सूरह रहमान थेरेपी जो है वो हम कर सकते हैं। और यहाँ में इसने बड़ी अहम बात की कि फोकस बहुत लाजिम है और यकीन के साथ जब ये अमल किया जाएगा तो यकीनन जो नताइज हैं वो लाजमी तौर पे आएंगे। तो इसको हमारी ऑडियंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हम इसको अपना सकते हैं अपनी डिजीज़ को ओवरकम करने के लिए या जो भी मसाइल हैं उनको रिजोल्व करने के लिए। तो मैं अगला जो सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर, हमारी जो सोसाइटी है इसमें जो नौजवान हैं या आमतौर पे जो फीमेल्स हैं जो घरों में रहती हैं और पूरा दिन जो है वो उनके पास डिफरेंट जो है वो एक्टिविटीज तो परफॉर्म कर रही होती हैं, लेकिन एक घर में रहने की वजह से एक स्ट्रेस या इस तरह की चीज़ें वो फील कर रही होती हैं शायद, कि जिसकी वजह से वो बहुत से प्रॉब्लम्स ऐसे भी होते हैं फीमेल्स के साथ स्पेसिफिकली हम ये चीज़ देखते हैं कि वो डिस्कस नहीं करती हैं। हमारी जो फैमिली इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। हम देखते हैं कि पहले जो हुआ करता था
आज से 10 ईयर्स बैक अगर हम जाएं तो एक फैमिली इन्वायरमेंट हुआ करता था। शाम में सभी लोग बैठा करते थे और एक बैठक हुआ करती थी जिसके अंदर दिन भर का अहवाल जो है वो डिस्कस किया जाता था। और एंड देन फिर वो जो हमारे सीनियर्स हैं या जो हमारे अब्बा अजदाद हैं, जो हमारे बाप दादा हैं, वो हमें जो है उनके सोल्यूशंस बताया करते थे, अपने एक्सपीरियंसेस लाइफ के जो है वो शेयर किया करते थे। तो अब फैमिली जो इन्वायरमेंट है वो वैसा ना रहा, एक जिद्दत है और जदीद दौर है। इस जदीद दौर में एक फैमिली इन्वायरमेंट की जो ये खराबियां हमारे सामने नजर आती हैं और उसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स ने जो है वो जन्म लिया कि इंसान जो है वो तन्हाई को पसंद करने लगा। इंसान जो है वो खुद ही अपने तमाम तर मसाइल को खुद ही डिस्कस अपने आप से करने लगा और एक खुद ही एक जंग लड़ने लगा अपने मसाइल के साथ और अपने थॉट्स के साथ। तो इस तमाम तर कल्चर को, ये जो चेंजेस आई हैं हमारी सोसाइटी के अंदर फैमिली इन्वायरमेंट के हवाले से, इसको कैसा देखती हैं? और मजीद ये बताइएगा कि इन चेंजेस के आने की वजह से किन मसाइल ने जन्म लिया? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहले मैं आपको जो सर रहमान का बता रहे थे उसका थोड़ा सा एक और चीज बताना चाहूंगी कि अगर कोई इसको कर रहा है और वो 7 डेज करता है, उसको लगता है कि उसको नहीं फायदा हुआ, तो वो 21 डेज उसको मजीद करे। ठीक है, बिल्कुल। और फिर और साथ ये भी करना है कि अगर उसको फायदा हुआ है तो फिर उसको ये आगे फैलाए, मतलब सदका जारिया के तौर पे। जैसे मैं अब आपको बता रही हूँ कि आप इसको करेंगे, आपको फायदा होगा, आप किसी और को बताएंगे। तो ये इसमें ये नहीं है। वैसे भी जैसे आपने औरतों की बात की ना कि औरतें घरों में रहती हैं, तो वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, जैसे हम लोग कहते हैं जी म्यूजिक सुन लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो उससे ज्यादा बेहतर है कि आप ये चीज इसको यूज कर ले। अगर आपने इसको डेली रूटीन में करना है तो फिर आप पानी वाला सिस्टम ना करें, वैसे सुन लें, वैसे पढ़ लें, तो उससे भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। लेकिन वो पानी वाला वो एक बाकायदा पूरा अमल है और वो उसका फिर कैसे इफेक्ट होता है वो फिर आप खुद ही, अगर आप पूरा अमल जो है उसको रिपीट करेंगे तो यकीनन ज्यादा बेहतर नताइज हैं वो आपके सामने आएंगे। जैसे कि मिस नबीला प्राचा ने पूरे अमल जो यहाँ पे दोहराया है और उसके अंदर जो क्यूरीज हैं वो भी उन्होंने दूर करने की कोशिश की है जो एक माइंड में इंसान के आती हैं। तो आई थिंक ये बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है जिसको हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर अपना सकते हैं। और वैसे भी कुरान को सुनना, इससे बढ़ के बेहतर चीज़ क्या हो सकती है एक मुसलमान के लिए कि वो अल्लाह तबारिक व तआला का कलाम सुने। और यकीनन अल्लाह तबारिक व तआला का जो कलाम है वो शफा ही शफा है। मैं अपने इस सवाल की तरफ ही आऊँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो फैमिली इन्वायरमेंट है टूट फूट का शिकार है, इस चीज़ को कैसा देखती हैं और कौन से मसाइल ने जन्म लिया? जी, उसमें ये है कि क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो गया, ठीक है, अब सबको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब आप किसी चीज को, किसी बीमारी को, किसी भी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये है और अब हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, अब हम इसका सोल्यूशन निकाल हैं। कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम तब आपकी ज्यादा बढ़ती है जब उसको एक्सेप्ट नहीं करते और उसमें क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया। जैसे वो एज फैक्टर आ जाता है ना, आपका डिफरेंस आ जाता है बड़े लोगों में और छोटे बच्चों में, या जो भी एक एज डिफरेंस आ जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो मतलब बड़े लोग हैं, ठीक है, उनमें बच्चों में उनमें बहुत ज्यादा एज डिफरेंस आ जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। ये कंप्यूटर एज है, ये एक चीज अंडरस्टैंड कर ले। हर चीज चेंज हो चुकी है, माइंड सेट चेंज हो चुका है, सब कुछ। आप 5-6 सालों में देखना कितना ज्यादा चेंज आ चुका है ना। और कंप्यूटर एज जब हो चुका है तो उसकी वजह से लोगों में लाइफस्टाइल चेंज हुआ, लोगों की थिंकिंग चेंज हुई। अब एक जिद्दत आने की वजह से जैसे जैसे मुआशरे ने जो है वो तरक्की के मराहिल को तय किया, जदीद मुआशरा जो है वो एक हमारे सामने आता चला गया, तो ये जिद्दत आने की वजह से इंसान के प्रॉब्लम्स भी बदल गए, इंसान के थॉट्स भी बदल गई और इंसान के जो मसाइल हैं वो जदीद मसाइल की तरफ जो है वो गामजन हैं। और हम यही देखते हैं जो पुराने लोगों के मसाइल थे, आपने यहाँ बड़ी खूबसूरत बात की कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी थॉट्स जो हैं वो बदल जाती हैं और एक चिड़चिड़ापन जो है उनके अंदर आ जाता है। शायद जिसकी वजह ये भी हो सकती है मेरे नज़दीक कि उन्होंने जो जिंदगी गुजारी है, उन्होंने जिस जिंदगी के अंदर अपनी जो है वो एक्सपीरियंसेस किए हैं, अब वो मसाइल नहीं है, अब जदीद मसाइल हैं और नौजवानों को जदीद मसाइल दरपेश हैं। यकीनन उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो भी जदीद होंगे। और बड़ी प्यारी आपने बात की यहाँ पे कि प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
जब चीज को आप एक्सेप्ट करेंगे तो ही आप सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। अदरवाइज इंसान जो है वो उस प्रॉब्लम के गिर्द ही जस्टिफिकेशन ही देता चला जाता है कि इसकी वजह ये हो सकती है, ये मसाइल हैं या वो है। तो मेन तो प्रॉब्लम बात आपकी बिल्कुल ठीक है और वैलिड बात है कि इंसान जदीद अगर दौर के अंदर जो है वो कदम रख चुका है तो अब जदीद मसाइल को जो है वो डिस्कस करने के लिए और इनके सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए प्रॉब्लम को जो है वो समझना पड़ेगा और इस चीज को मानना पड़ेगा कि हाँ ये चीजें अब मौजूद हैं। देखिए मैं आपको एक और बात बताती बिल्कुल हूँ, तगय्युर के साथ दुनिया में तगय्युर है, कायनात तगय्युर पे कायम है। एग्जैक्टली। और ये मैंने एक इस्लामी लेक्चर में सुना था कि तगय्युर जो है ना वो हमारी जिंदगी का एक पार्ट है, और जब हम तगय्युर नहीं करेंगे, हम चेंज नहीं होंगे तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। सरवाइव वही करता है जो खुद को उसके साथ, तब्दीली के साथ किसी तरह एडजस्ट करता है। एग्जैक्टली। ये नहीं कह रही कि सारे लोग जो है वो उसी तरह से करना लग जाए। अब जैसे ऑनलाइन वर्किंग है, अभी हमारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, वो उस पर भी मतलब कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज करते हैं, जो भी है बुजुर्ग है, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। और हमारे नौजवानों को भी ये समझना चाहिए कि अब उन्होंने जो अपना लाइफ स्टाइल गुजारा है, उनकी जो बचपन में उनका जो इमेजेस बन चुके हैं, सबसे मेन चीज जो अगर मैं आपको शॉर्ट बताऊं तो ये हमारे बिलीफ सिस्टम पे सारी चीजें वर्क करती हैं। हमारी सारी प्रॉब्लम्स, हमारी सारी बीमारियां जो है, डिसऑर्डर जो है, ये हमारे बिलीफ सिस्टम के साथ कनेक्टेड होती है। तो हमारे बुजुर्गों का बिलीफ सिस्टम और है, उन्होंने जिस घर में परवरिश पाई थी वो उसका सिस्टम और था, उनके इमेजेस और बने हुए हैं। अब एक आजकल का बच्चा अगर पैदा होता है या हमारी एज या हमारे और है, तो हमारी सोच उनकी तरह नहीं हो सकती। कुछ चीजें आएगी, जेनेटिकली आएंगी, कुछ चीजें आ सकती हैं, कुछ हैबिट्स आ सकती हैं, कुछ हमारे अपीयरेंस जो है, कुछ वो सारी चीजें तो आ सकती हैं, बट थॉट जो है वो तो चेंज होती है ना। आपकी बॉडी की फिजिक चेंज होती है, पर आपके जो है वो आंखों का कलर तो नहीं चेंज हो सकता, आपके बालों का रंग तो नहीं चेंज, जो जेनेटिक्स में आपके साथ आता है, बट आपकी थॉट जो है वो चेंज होती है। आप माहौल को देख के, एनवायरनमेंट को लेके असर लेते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा माहौल है वो हमारी थॉट्स को क्रिएट करता है। जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, उस तरह की थॉट्स या उस तरह की वाइब्स जो हैं वो हम देख रहे होते हैं अपने माइंड में, और ये चीजें बदल रही होती हैं हमारे माइंड के अंदर। ऐसे ही बिल्कुल, जैसे आप ये कहते नहीं है मैन नो विद कंपनी, जैसे आपकी कंपनी होगी आपके ऊपर उसका असर तो होगा। इसमें छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, बहुत अच्छी है। मतलब एक लड़की थी, उसकी शादी हुई किसी उसके साथ, ये जो होता नहीं है क्या कहते हैं, इतर फरोश जो है उनके साथ, तो वो उसको हर वक्त जैसे मतलब खुशबू बहुत ज्यादा, जाहिर है वो घर में होता है, कारोबार ये है, कारोबार ये, तो उसको बहुत ज्यादा आती थी। इतर फरोश कुछ ऐसे था, हमारा खुशबू वाला कोई ऐसा मामला था। तो कुछ अरसे के बाद जब वो अपने मेके गई तो फिर उसके घर वालों से पूछा, तो वापिस जब आई तो उसको फिर बिल्कुल वो मायूस हो चुकी थी उस चीज के साथ। उसको उसकी कोई एक अजीब सी नहीं लगी, क्योंकि वो उसमें रच बस गई थी, उसने उसका असर ले लिया था अपने ऊपर। तो ये इसी तरह आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, पहले आप उसको क्रिटिसाइज करते हैं, ये क्या है वो क्या है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उस पर एडजस्ट होने लगते हैं। यही चीज हम देखते हैं कि यही चीज मुल्क के साथ मोहब्बत जो है वो हमारी बढ़ाती है कि जिस इलाके में, जिस एरिया में हम परवरिश पा रहे होते हैं या जहाँ पे रह रहे होते हैं, उस इलाके को, उस जगह को जो हम बहुत अच्छा समझ रहे होते हैं, उससे हमें एक मोहब्बत सी हो जाती है। और जब हम उसको छोड़ते हैं तो एक अजीब सी तसब्सुब जो है वो एक अजीब की कैफियत जो है हमारे सामने आ रही होती है। और इंसान का जो इन्वायरमेंट के साथ एक ताल्लुक है, यकीनी सी बात है, वो एक ऐसा गहरा ताल्लुक बनता चला जाता है जो इंसान के अंदर चेंजिंग्स, जो इंसान की माइंड के अंदर तगय्युरात का सबब बनता है। और तगय्युरात की आपने बात की कि इंसान जो अपनी लाइफ को अगर देखता है, अगर मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं अपने आप को देखता हूँ, तो जिंदगी में हमेशा तगय्युरात ही हमने देखे हैं कि जैसे इंसान बच्चा है, फिर वो बढ़ता है, फिर नौजवानी की एज में आता है, फिर उसकी एज मजीद जो है वो बुढ़ापे की जानिब गामजन हो जाती है। और इस तरीके से ये तो लाइफ का एक साइकिल है। इसी अंदाज में जिंदगी के हर पहलू में, जिंदगी के हर मामले में के अंदर कि एक बड़ी खूबसूरत ये बात है कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना अजीम बनाया है कि इंसान का माइंड और इंसान की जो थॉट्स हैं वो इतनी ज़बरदस्त हैं कि इंसान हमेशा तरक्की करता है।
आप अपने आप को देख लें या कोई भी इंसान खुद को देखता है कि 10 ईयर्स बिफोर वो कहाँ पे था और आज कहाँ पे है, तो वो अपने आप को तरक्की के ऊपर जो है वो नॉलेज के हवाले से, एक्सपीरियंस के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से बेहतर फील कर रहा होता है आफ्टर टाइम, जब वो स्पेंड कर चुका होता है। तो इंसान हमेशा इन चीज़ों से लर्न आउट कर रहा होता है, सीख रहा होता है। और हमारा जो प्रोग्राम है वो तकरीबन अपनी इख्तितामी मराहिल में दाखिल होने को है। आइए मिस की तरफ मजीद बढ़ते हैं और आपसे ये जानना चाहूँगा मैं अब कि आपने माइंड साइंस के हवाले से बात की और डिफरेंट आपने थेरेपिस्ट का यहाँ पे जो है वो तस्करा किया। तो अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि सूरह रहमान थेरेपी जो है वो आप बड़ी सजेस्ट करती हैं अपने क्लाइंट्स को, और ये चीज़ देखने में आई है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इसको आप डिस्कस कर रही होती हैं। तो कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस अगर आप शेयर कर सकें अपने क्लाइंट्स के जिन्होंने इससे फ़ायदा उठाया और आज वो एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। जी मैं वही बता रही हूँ आपको कि ये अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किलात में है, कोई बीमारी में है, फिजिकल मेंटल किसी तरह की, तो वो ऐसे नहीं करता कि वो एक ही चीज को पकड़ के बैठ जाए। मतलब उसके लिए डिफरेंट आपको अल्लाह ताला ने जैसे हर बीमारी पैदा की है ना, साथ उसका इलाज भी पैदा किया है। अगर कोई मुश्किल पैदा किया है तो साथ उसका सोल्यूशन भी है। वो हमने खुद सर्च करनी है। जैसे हम माइंड साइंस में यही बताते हैं कि आपके अपने अंदर उसका इलाज मौजूद है। आप खुद से जब आप अपने आप को, अपने दिमाग को इस कचरे से, थॉट से, फजूल चीजों से खाली करेंगे तो आपको हर चीज का सोल्यूशन आएगा, आपको इंट्यूशन आएगी, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जब आप पॉजिटिव थिंकिंग में आएंगे। तो ईश्वर रहमान का भी ऐसा ही है कि इसमें आपको कहीं ना कहीं से सुन, जैसे अभी हमारा प्रोग्राम देख रहा होगा कोई, उसको उस चीज चाहिए होगी, वो उसको, मतलब मैंने खुद ये हजार दफा चीजें एक्सपीरियंस किया है कि मैंने एक कमेंट कहीं पे किया, आपने एक एक्शन लिया, क्योंकि अल्लाह ताला भी एक्शन को पसंद करते हैं, अमल करने वाले को। आप कहीं पे एक कमेंट्स करते हैं, वहां से मुझे मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। और मुझे, मैं इस नीयत से नहीं कर रही होती कि यहाँ से मुझे कोई रिस्पॉन्स मिलेगा, मैं तो किसी अपनी वजह से कर रही थी जो भी मुझे अच्छा कोई बात। जी मिस, बड़ी जबरदस्त आपने यहाँ पे जो है वो रिजल्ट्स भी हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किए। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपका कि आज प्रोग्राम में आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद रहीं और बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में माइंड साइंस के हवाले से बात की और डिफरेंट जो इश्यूज़ हैं जो करंटली हमारी ऑडियंस फेस कर रही होती है मेंटल हेल्थ के हवाले से, उन तमाम को आपने यहाँ पे एड्रेस किया और सूरह रहमान थेरेपी को यहाँ पे डिस्कस किया। इंतहाई मशकूर हूँ कि आज आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद है कि इसी अंदाज में फ्यूचर में भी आप हमारे साथ कोऑपरेटिव रहेंगी और इसी अंदाज में हमें वक्त देती रहेंगी। जी नाज़रीन, आज मिस नबीला प्राचा हमारे दरमियान मौजूद थी और आपने देखा बड़े ज़बरदस्त अंदाज में गुफ्तगू की उन्होंने, और उनकी बातों से एक इकबाल का शेर मुझे याद आता है कि तू राज़े कुन फ़का है, अपनी आंखों पर अयां हो जा, खुदी का राज़दां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। जो इंसान खुदी का राज़दां हो जाता है, यकीनन वो इंसान फिर खुदा का तर्जुमा बनता है, और जो इंसान खुदा का तर्जुमा बनता है वो इंसान नाइब खुदा का नायब बनता है और खलीफतुल्लाह के मुकाम तक पहुंचता है। और जो माइंड साइंस ट्रेनिंग है, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, इंसान में उस वक्त परवरिश पाते हैं जब इंसान मेडिटेशन और इन तमाम तर चीज़ों को बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म करता है और एक हकीकी जो ज़िंदगी है उसकी तरफ लौटता है। तो आज के प्रोग्राम को दौरानिया अपनी इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।